नाउ यहां तक आपको क्लियर? a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और b माइनस a को हम a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको सबको, है ना? आगे लिख चले। नाउ अब आपके पास एक और यहाँ पे रूल है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, या ए कॉम्प्लीमेंट इधर कर दो, ए अंदर रहने दो। चलो, ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई भी मुझे इसका आंसर बता सकता है, सोचो। ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या होगा? देखें, अगर आपके पास इस फिगर के अंदर बात करें तो ये आपका सेट ए है, सेट बी है। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये पोर्शन हुआ ए इंटरसेक्शन बी, और इसके बाद में अगर अपन बात करें ए इंटरसेक्शन बी के बाद बात करूं ए डैश की, तो ए डैश मतलब ए सर्किल के बाहर का। अच्छा, अभी एक इसमें करेक्शन करते हैं, यहाँ ए कर देते हैं। अब बताओ कोई भी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी मैंने बनाया हुआ है। एनीवन? ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन, ओके। आंसर है ए, फुल सर्किल ए। तो आंसर इज करेक्ट, आंसर होगा ए के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया, ए का मतलब ये पूरा सर्किल हो गया, ये ए हो गया। और थर्ड डायग्राम, इनका दोनों को मिला के इनका यूनियन आपको लिखना है। तो यूनियन जब आप लिखोगे तो इसमें कौन सा यूनियन, मतलब ये शेड है तो ये भी शेड होगा, ये शेड है तो ये भी शेड होगा, इस तरह। तो इस तरह से जो शेडिंग इधर है, जो शेडिंग इधर है, दोनों को मिला के आप जब शेड करोगे तो पूरा सर्किल ए कंप्लीटली शेड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए होता है। ए और ए रिपीट हुआ, इंटरसेक्शन यूनियन है, आंसर वापस वही सेट ए आएगा। जो सेट दो बार रिपीट हुआ वही सेट आंसर के रूप में आपको मिलेगा। ये अपना एक रूल है, ठीक है? कोई डाउट हो तो बोल देना, किसी को कुछ पूछना है तो। सिमिलरली अगर मैंने बोला ए इंटरसेक्शन ए,
यूनियन बी, उल्टा कर दिया, यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को यूनियन में। तो अब इसका आंसर क्या होगा, कोई बताओ? अब इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा? ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन। अब इसका आंसर क्या होगा? सर ए। ओके, आंसर ए है और बी है, बी गलत है। ए आंसर इज करेक्ट अगेन। इस केस में भी आंसर में चेंज नहीं होगा, आंसर इज अगेन ए। क्योंकि अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी को शेड करो, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को कंप्लीटली शेड कर दो, ये ए यूनियन बी हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बोला ए को शेड करो, ए को शेड करो, मतलब ये आपका सर्किल ए शेड हो गया। और अब मैं बोलूं इनमें जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट है, वो देखो, कॉमन पार्ट का मतलब हो गया वो पोर्शन जो दोनों में शेडेड है। तो ये पूरा सर्किल दोनों में कंप्लीटली पूरा कॉमन है, दोनों में शेडेड है, तो ये आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर इज अगेन ए। मतलब ये आपके दो फॉर्मुलेज हैं कि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो यूनियन अंदर हो और इंटरसेक्शन बाहर हो, चाहे उल्टा हो, बस ये दोनों सेट सेम होने चाहिए। आंसर इज अगेन ए। एनी डाउट? क्लियर? ये दोनों पार्ट क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं? चले आगे, है ना? ये क्लियर बात, दोनों फॉर्मुलेज, दोनों पार्ट। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं, थ्योरेटिकल पार्ट के हैं, वो अपन यहाँ पे एक बार देखते हैं। एक तो इसमें आपको क्वेश्चन है 2, उसमें आपको ये बताना है डिटरमाइन whether the statement is true or false. Is true or false. First part is x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B. सकता है कि इसमें से एक या दो पार्ट अपन पहले कर चुके हो, कोई बात नहीं, एक बार रिपीट करते हैं। आप अपने आप मुझे ये सोचो जिसको आता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, या पहले एक बार ट्रू फॉल्स का ही डिसीजन करके बताओ कि क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। आंसर इज फॉल्स। ओके, अपन देखते हैं कोई एग्जाम्पल की हेल्प से इसको फॉल्स प्रूफ करेंगे। अगर हमने कहा ये फॉल्स है तो हम कोई एग्जाम्पल ऐसा लिखेंगे जिससे ये फॉल्स प्रूफ हो जाए, ठीक है? तो मुझे एक सेट ए बनाना है, लेट ए सेट मैंने बनाया 1 2 3 4, कुछ भी लिख दो। अब मुझे एक बी सेट बनाना है और बी सेट इस लाइन को सेटिस्फाई करते हुए बनाना है, मतलब कैपिटल ए बी सेट में लिखना ही पड़ेगा। बी सेट का एक एलिमेंट है कैपिटल ए, तो बी सेट में यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स लिस्ट आउट आप करने करो, लेकिन ये कैपिटल ए यहाँ एज इट इज कैपिटल ए के रूप में ही आपको कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा लिस्ट आउट। तो मैंने ये लाइन पूरी करी, पहले कैपिटल ए लिखा, इसके अलावा 5 8 और सपोज 9, जो मर्जी आए लिख सकते हो आप, अल्फाबेट ये तो इसको तो यहां से यहां लिखना है, बिलोंग्स टू मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अब
इस कैपिटल ए की जगह आपको मालूम है कि ये कैपिटल ए इसके इक्वल है, इस पूरे ब्लॉक के। कैपिटल ए मतलब दिस होल ब्लॉक। तो आपने इस कैपिटल ए की वैल्यू प्लेस करी तो बी बन गया ये पूरा, इंक्लूडिंग कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5, आगे 5, आगे 8, आगे 9। इस तरह से ये आपको लिस्ट आउट हो गया। अब आपका क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू b करता है या नहीं। x डिनोट कर रहा है a के एलिमेंट को, मतलब जितने भी एलिमेंट्स a सेट में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स b में भी हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। इफ x बिलोंग्स टू a देन इट ऑल्सो बिलोंग्स टू b। जैसे ही कोई a में लिखा वैसे b में आएगा। इन अदर वर्ड्स a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए, वो आप चेक करते हैं। a में 1 है लेकिन इस b सेट में कहीं भी 1 नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये एग्जाम्पल। अब इसके बाद मैंने देखा बिकॉज 1 बिलोंग्स टू a बट 1 does not belong to b, that means this statement is false. This statement is false और ये आपका पूरा आंसर प्लस वर्किंग स्टेप्स। एग्जाम्पल देना है फॉल्स के केस में। ओके, अब कोई डाउट किसी को? फर्स्ट कंप्लीट, आंसर फॉल्स, रीजन, ये स्टेप सारे क्लियर। कुछ पूछना है किसी को तो नहीं? कुछ नहीं पूछना, क्लियर? नाउ पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट ट्रू या फॉल्स आपको डिसाइड करना है, बताना है। पार्ट नंबर 2 है इफ A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C. A belongs to C, इसका कोई एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हो फॉल्स अगर है तो। चेक करो पहले तो ट्रू या फॉल्स। A is a subset of B, A के सारे एलिमेंट्स B को बिलोंग करते हैं एंड B बिलोंग्स टू C, तो A बिलोंग्स टू C है कि नहीं, बोलो किसको आता है? ट्रू फॉल्स? क्या आंसर आया देखिए, ट्रू या फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। ओके, अब चेक करते हैं कोई एग्जाम्पल देखते हुए कि फॉल्स या ट्रू। सबसे पहले आपने लिखा A इज अ सबसेट ऑफ B। सपोज A में ये 3 एलिमेंट्स हैं, अब आपने B बनाया, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B है, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में आने चाहिए। तो A में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं और क्योंकि A B का सबसेट है तो मुझे B सेट बनाते समय ये तीनों एलिमेंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के रूप में कोई भी और एलिमेंट्स में लिख सकता हूं। सपोज मैंने 4 और 5 यहाँ लिख दिया है, तो मेरा ये लाइन A इज अ सबसेट ऑफ B तो कंप्लीट हो गई है। अब आगे देखते हैं। अब मुझे बनाना है B बिलोंग्स टू C, C सेट बनाना है और लिखा है B बिलोंग्स टू C, मतलब B तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। ये B C को में है तो B लिख दिया। इसके आगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो नंबर चाहिए लिख दो। सपोज आपने 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, ये लिखा। अब आप इस B की जगह ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक लिखोगे तो ये आपको मिला 1 2 3 4 5 एंड 8 एंड 9। अब आपने एग्जाम्पल तो कंप्लीट कर लिया है, अब चेकिंग करना बाकी है। हम कह रहे हैं ए मतलब ये पूरा इसको बिलोंग करता है क्या?
नहीं, विद इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 इसमें नहीं है, इसको कंसीडर नहीं करोगे। इस ग्रुप में 5 पार्ट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट का मतलब उनको एक साथ बांध दिया गया, एक साथ बंडल कर दिया गया, एक साथ रख दिया गया। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो 3 का बंडल ही मिले, तीन ही एक साथ चाहिए, लेकिन हमने 5 दे दी। तो ये और ये डिफरेंट पार्ट है। तो हमने क्या देखा कि ये पूरा ब्लॉक इसमें नहीं है, दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया था फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अभी तक सबने फॉल्स ही दिया है, तो इसलिए सबका सही है, क्योंकि ये पूरा बिलोंग इसमें नहीं है। तो हम ये करेंगे, ये लिखेंगे नाउ बिकॉज 1 2 3 विद दिस डज नॉट बिलोंग टू सी, therefore the statement is false। चले आगे थर्ड पार्ट पे, क्लियर है? सेकंड नो डाउट, ठीक है, फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स। नाउ थर्ड पार्ट इसी का, थर्ड पार्ट is if A is a subset of B, A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। ट्रू या फॉल्स? ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होएगा, ए के सारे एलिमेंट सी में होंगे। करेक्ट और रॉन्ग? आंसर इज ट्रू, करेक्ट आंसर, आंसर इज ऑलवेज ट्रू। सबका सही है। तो जिसने बोला ए अगर बी का सबसेट है, बी सी के सबसेट, बी सी का सबसेट है, तो आंसर इज करेक्ट। तो आपको सिर्फ एक इसको लिखने के लिए, रीजन के लिए, या तो आपको डायग्राम बनाना है इस तरह से कि ये लाइन आपने पूरी की, इसका मतलब ये ऐसे 2 सर्किल आपने बनाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये लाइन पूरी हो गई। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सर्किल बी सर्किल के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट्स बी को बिलोंग करते हैं, ये आपने डायग्राम बनाया। अब आपने देखा बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो आपने बी सर्किल को सी के अंदर ऐसे बना दिया, ये हो गया आपका डायग्राम। ये लाइन ऐसे बना दी, B इज अ सबसेट ऑफ C, B सर्किल C सर्किल के अंदर है, तो डायग्राम में आपको दिख रहा है दैट मीन्स A बिलोंग्स टू C है, A इज अ सबसेट ऑफ C, क्योंकि A C के अंदर है। तो इस डायग्राम से आप यहाँ लिख सकते हो। नाउ बिकॉज फ्रॉम दिस डायग्राम इफ A is a subset of B, B is a subset of C, then A is always a subset of C। डायग्राम की हेल्प से आप शो कर सकते हो। और या फिर लैंग्वेज में कैसे? A is a subset of B, that means या तो ऐसे डायग्राम से, या आप एक लाइन थ्योरेटिकल लिख के लिख सकते हो ऐसे, if A is a subset of B, B is a subset of C, that implies A is a subset of C। थ्योरेटिकल इसको आप कैसे प्रूव करोगे? लेट आपको प्रूव करना है A इज अ सबसेट ऑफ C, तो आप यहां से शुरू करोगे, X बिलोंग्स टू A, लेट X बिलोंग्स टू A, दैट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। कोई बताएगा रीजन मैंने X बिलोंग्स टू B क्यों लिख दिया? आपने मुझे बोला X A को बिलोंग करता है, मैंने तो रिजल्ट निकाल दिया B को भी करता है भाई, क्यों? Sir, because A is a subset of B. वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो बी को तो करेगा ही, क्योंकि ए सर्किल, पूरा ए सर्किल सर्किल बी के अंदर है। अगर आप ए में कुछ लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो बी के अंदर तो हुआ ही, क्योंकि सर्किल ए पूरा कंप्लीट बी के अंदर है। तो इसलिए मैंने तुरंत ये बोला, रीजन के रूप में ये आया, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आगे मैंने लिखा दैट इंप्लाइज X belongs to C, क्यों लिखा? एनी रीजन? X B Sir, को, because B हाँ यस B is a करेक्ट, subset of C. बिल्कुल, B इज अ सबसेट ऑफ C आपको गिवन है, जो B में होगा वो C में जरूर आएगा।
तो बिकॉज बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये रीजन। एंड फाइनली ए इज शुरू से शुरू होके सी तक गए एंड देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ सी, जो आपका ये रिजल्ट था, ये थ्योरेटिकल रीजन। इस तरह से आपको बताना है। फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है, फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है, और ट्रू है तो डायग्राम, वेन डायग्राम से या थ्योरेटिकल, बस। ठीक है, क्लियर? तो आपने क्या लिखा? द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज, ये वर्किंग स्टेप, फिर उसके बाद में चले आगे। क्लियर? थर्ड पार्ट, कोई डाउट? नाउ फोर्थ पार्ट इज part number 4. A is not a subset of B. A is not a subset of B and B is not a subset of C. Then A is not a subset of C. ए बी का सबसेट नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करते। बी सी का सबसेट नहीं है, बी के सारे एलिमेंट सी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? पहले डिसाइड करो ट्रू या फॉल्स। ये डिसाइड करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। पहले आंसर इज फॉल्स। आंसर है फॉल्स। चलो देखते हैं, आंसर सबका अभी फॉल्स है। तो देखिए सही है क्या? ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब सपोज ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और अब आप जब बी बनाओगे तो ए के सारे एलिमेंट्स मत लिखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मत लिखो, या तो कोई भी कॉमन मत लिखो, या एक या दो एलिमेंट कोई भी छोड़ दो। मान लो मैंने लिखा 2 3 4, तो ये लाइन पूरी हो गई, ए बी का सबसेट नहीं है। अब आपने बनाया सी इस तरह से कि बी के सारे एलिमेंट्स मत लिखो, तो आपने बी के एलिमेंट्स नहीं लिखे, बी के एलिमेंट्स नहीं लिखे, कोई भी छोड़ दो। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 या सपोज 5। अब मैंने जब चेक किया तो मुझे मिला ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए के सारे एलिमेंट सी में। सही हो गया। फॉल्स क्यों हुआ? गलत क्यों हुआ? सही तो है, ए के सारे एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। एनीवन? फॉल्स क्यों हुआ भाई? ये तो आपके सामने एग्जाम्पल। ट्रू हो गया। कोई बताएगा? अगर मैं इसमें से, इनमें से एक एलिमेंट, जैसे मैंने 1 हटा दिया मान लो, तो अब ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, और ए बी सी का सबसेट नहीं है। अब ये फॉल्स हो गया। तो एग्जाम्पल में आप ट्रू भी हो रहा है, फॉल्स भी हो रहा है, तो आप किसको लेग करोगे, किसको मानोगे? क्या सही है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि किसी एक एग्जाम्पल से अगर कोई चीज फॉल्स प्रूफ हो गई तो वो फॉल्स ही है। ट्रू के लिए तो कभी फॉल्स हो ही नहीं सकती, हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो इसलिए अपना आंसर इज फॉल्स करेक्ट है, और ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नाउ बिकॉज 1 belongs to A but 1 does not belong to B, that implies A is not a subset of B. ये लाइन पूरी करिए अपन ने। अब आ जाओ B C में 4, because 4 belongs to B but 4 does not belong to C, therefore B is not a subset of C. ये भी अपन ने प्रूफ किया। एंड उसके बाद ए और सी को चेक किया। नाउ बिकॉज ए में 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग टू सी, देयरफॉर ए सी का सबसेट नहीं है, ए सी का सबसेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। ए सी का सबसेट नहीं होगा। सबका आंसर यही है ना, फॉल्स। ए बी का सबसेट नहीं है एंड बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए कभी भी सी का सबसेट नहीं होगा। रॉन्ग।
हो सकता है, डिपेंड करता है एग्जाम्पल पे, नंबर पे। हम कहने जा रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। मैं कहने जा रहा हूँ कि आप कभी पास ही नहीं हो सकते, किसी स्टूडेंट को बोला कि आप कभी पास नहीं हो सकते, तो गलत, मैं गलत, हो सकता है वो मेहनत करे तो चांस की बात है, अगर वो आगे इंप्रूव कर ले तो करेक्ट इज, नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज फॉल्स। एनी डाउट? क्लियर है सबको ये पार्ट? स्नेहा कुछ पूछ लें? नहीं? ओके, क्लियर सबको? No, sir. ओके, और कोई नहीं? ठीक है, चलो, तो ये अपना क्लियर हुआ पार्ट। एक और, ये फॉल्स क्यों है? नाउ नेक्स्ट इज fifth part is if x belongs to A and A is not a subset of B, then x belongs to B, x belongs to A, मतलब A के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स A को बिलोंग करते हैं, A B का अंदर नहीं है, A के सारे एलिमेंट B में नहीं है। आंसर आ रहा है फॉल्स। x बिलोंग्स टू A सेट बनाते हैं 1 2 3, अब B सेट बनाते हैं, A B का सबसेट नहीं है, तो मान लो 2 3 4 ऐसे बना देते हैं। अब मैंने देखा कि A के सारे x बिलोंग्स टू B, नहीं 1 है, 1 नहीं है, तो x B को बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट इज फॉल्स। जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट हो। यस, सबका आंसर फॉल्स है, करेक्ट है। ये अपना एग्जाम्पल है, रीजन है कि बिकॉज 1 बिलोंग्स टू A है बट 1 डज नॉट बिलोंग टू B है, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर? नो डाउट? कब को कंप्लीट क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका हुआ पार्ट नंबर 5 एंड 6 पार्ट इज, 6 part is A is a subset of B, is a subset of B and X does not belong to B, then X does not belong to A. सोचो, ट्रू फॉल्स? आंसर है ट्रू। X A is a subset of B and X does not belong to B. X B को बिलोंग नहीं करता है। पहले एक बार अपन इसको ऐसे देखते हैं, A is a subset of B, ये हो गया A is a subset of B, मतलब A सर्किल कंप्लीटली B के अंदर बनाना है, A is a subset of B। सबका आंसर ट्रू आया है। चेक करते हैं, A is a subset of B के बाद अब X B में नहीं लिखना है आपको, मतलब जो भी एलिमेंट आप लिखोगे B सर्किल में नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब आप इसके बाहर यहाँ कहीं लिख दोगे, तो नेचुरल बात है कि X A में हो ही नहीं सकता, क्योंकि A सर्किल तो खुद ही B के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है, वो तो आपको मालूम ही है। अगर मैं बोलूं कि कोई स्टूडेंट आपके घर पे कॉल किया और पेरेंट्स को बोला कि आपका जो बच्चा है वो आज कोचिंग पे नहीं आया, तो मुझे पेरेंट्स को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो क्लासरूम में नहीं था। मैंने बोला कोचिंग पे नहीं आया, तो मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि अच्छा वो क्लास में बैठा था कि नहीं। कोचिंग पे नहीं आया मतलब क्लासरूम में नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि क्लासरूम में आने के लिए उसको कम से कम कोचिंग पे तो आना पड़ेगा, बिल्डिंग में तो आना पड़ेगा। क्लासरूम कहाँ है? बिल्डिंग के अंदर। तो अगर कोई ए में है तो बी में तो जाना ही पड़ेगा उसको, और हम पहले ही बोल रहे हैं बी में तो है ही नहीं वो, तो इट इज ट्रू, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कह सकते हैं यस इट इज ट्रू। ठीक है,
तो मेरे पास सबके आंसर में ट्रू ही आया था, सबका ही है। ओके करेक्ट, सबने सही आंसर दिया है, ट्रू आंसर इज करेक्ट। तो ये डायग्राम आपने बनाया इसके लिए। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ऐसे लिखना है कि बिकॉज x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू b, क्योंकि x बिलोंग्स टू b बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b, बट x does not belong to b given, and that implies x does not belong to a because a is a subset of b, and therefore this statement is true. इस तरह से आप लिख सकते हो, डायग्राम से भी बता सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन 2 ट्रू फॉल्स था। जहां फॉल्स है वहां एग्जाम्पल देना है, जहां ट्रू है वहां थ्योरेटिकल लिखना है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं? नाउ एक क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर, लेट ए बी सी बी द सेट्स such that A union B is equal to A union C, and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. Show that B is equal to C. थ्योरेटिकल, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, 5 अपने पास है, 5 मिनट्स ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए। अपने को थ्योरेटिकल प्रूव करना है B इज इक्वल टू C। 3 सेट्स हैं, जो स्टेप आपको क्लियर नहीं हो बोल देना। स्टार्ट करते हैं B इज इक्वल टू C से। मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, एक तो ऐसे बताया था A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A होता है। एक ये पढ़ा था अपन ने, यूनियन इंटरसेक्शन और 2 बार A होगा तो आंसर A, या फिर इंटरसेक्शन यहाँ और A यूनियन B यहाँ तो भी A होगा। ये 2 पहले पार्ट पढ़े थे, कोई सा भी अपन यूज कर सकते हैं। अब आपको यहां से देखो A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C गिवन है, यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन को, या A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C गिवन है, यहां से स्टार्ट करो। यहां से स्टार्ट करने का मतलब ये वाला पार्ट जा रहे हो, ये और ये चेक करना, और यहां से मैं स्टार्ट करूंगा मतलब मैं इस पे जा रहा हूँ। चॉइस आपकी है, दोनों सही है, कहीं से भी एक से स्टार्ट करेंगे ना। आप इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कर लो, ये भी सही है तो यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी सही है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, कोई भी एक। तो पहला स्टेप मैंने ये मान लो यहाँ से लिखा, गिवन बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये लिखा मैंने ना। अब मुझे LHS में B आना चाहिए, क्योंकि मुझे B इज इक्वल टू C करना है। तो मैं इसमें क्या ऑपरेशन करूं, क्या स्टेप करूं, क्या करूं जिससे वो B बन जाए, जिससे वो B आ जाए। कोई फॉर्मूला सोचो। जैसे मैंने आपको बोला कहीं पे 5x सपोज इज इक्वल टू, मैं ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ 3 या कुछ। अगर मैं चाहता हूं कि ये x बन जाए तो आपको मालूम है मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड करूंगा, इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, x बन जाएगा, उधर भी हो जाएगा। तो जो चाहिए अपने को वो बनाना है ना। अब मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि इसको मैं B बना दूं, तो कोई बताएगा मुझे कि लेफ्ट साइड को B बनाने के लिए क्या स्टेप किया जा सकता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। एनीवन? नहीं? अच्छा ठीक है। अब यहां देखो, अगर A यूनियन B ब्रैकेट में है और बाहर यहां इंटरसेक्शन A लगा दोगे तो आंसर A हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट इट, और क्या नम्रता, एड B इंटरसेक्शन, करेक्ट आंसर।
नम्रता का ऐड बी इंटरसेक्शन, करेक्ट। देखो यहाँ पे अगर यूनियन मैंने लिखा तो बाहर इंटरसेक्शन और ए कर दोगे तो ए बन जाएगा। अगर मैंने लिखा ए यूनियन बी और यहाँ इधर या उधर कहीं भी आपने इंटरसेक्शन लगा के बी कर दिया तो आपका आंसर भी हो जाएगा। जो सेट आप ऐड कर दोगे वो ये आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा x यूनियन y, इसका आंसर y लाने के लिए मैं क्या करूं? y आना चाहिए, क्या करूं? कौन बताएगा? x यूनियन y का आंसर y लाना है, क्या करोगे? सिंपल सी बात है, x यूनियन y के आगे इंटरसेक्शन y कर दो, आपका आंसर y आ जाएगा। तो आपको ये रूल मालूम है, इसको यूज करते हुए इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसको मुझे b बनाना है या इसकी इधर राइट हैंड साइड में बाद में मेरे को इंटरसेक्शन b लगाना है। और हम जानते हैं कि जो काम लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में भी करना होगा। अगर LHS को किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है तो RHS को भी करते हैं। देखना स्टेप नहीं आए तो आप बोल सकते हो A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन। ये स्टेप 2, दोनों साइड इंटरसेक्शन B को ऐड कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया, ऑपरेट कर दिया है। रीजन क्यों किया? क्योंकि LHS को मुझे B बनाना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मिनट है, हो सकता है पूरा नहीं हो, आप चेक कर लेना। डाउट कोई? क्लियर? ये क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके। नाउ अब आपको लिखना है दैट इम्प्लाइज, ये पूरा पार्ट यूजिंग द फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट B लिखोगे आप, इज इक्वल टू कौन सा पार्ट? ये पूरा पार्ट यूजिंग द फॉर्मूला B लिखोगे। एक एक स्टेप, इसको नहीं करना अभी, बाद में करेंगे, इसको छोड़ दो। रीजन बिकॉज A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B होता है, ये रीजन। नाउ यहां तक क्लियर? क्लियर। अब आप इसको ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे ओपन करेंगे, जिसको आता है वो बोलो। इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या लिखूं? B इज इक्वल टू यूनियन अंदर है, इंटरसेक्शन बाहर है,